हेलो एवरीवन। आज डेट है 26 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे टर्की का मैप। ये है टर्की। देखो, टर्की दो पार्ट में बटी हुई है, मतलब टर्की एशिया में भी, एशिया जो कंटिनेंट है उसमें भी, और यूरोप जो कंटिनेंट है उसमें भी एग्जिस्ट करती है। अब इस टर्की को दो पार्ट में डिवाइड कौन करता है? सी ऑफ मरमरा। ये टर्की है। टर्की का ये पार्ट यूरोप में है और ये वाला पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट में है। ये बीच में है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा यहाँ पर है ब्लैक सी। अब ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में कनेक्ट करती है बोस्फोरस स्ट्रेट। बोस्फोरस स्टेट के यहाँ पर सी ऑफ मरमरा और यहाँ पर एजियन सी है या फिर मेडिटेरियन सी है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है दारदानेल्ज स्ट्रेट। यहाँ पर है दारदानेल्ज स्ट्रेट। अब ये जो टर्की का ये वाला पार्ट है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है, उसमें ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है उसको बोलते हैं गलीपोली पेनिनसुला। अब इस दारदानेल्ज स्ट्रेट को गलीपोली स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें ध्यान होना चाहिए, ये टर्की का मैप हमने अच्छे से डिस्कस किया। टर्की एशिया और यूरोप दोनों में बांटने का काम करता है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी आपस में जुड़े हुए हैं बोस्फोरस स्ट्रेट के द्वारा, और जो सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी या फिर मेडिटेरियन सी वो आपस में जुड़े हुए हैं दारदानेल्ज स्ट्रेट के द्वारा, और दारदानेल्ज स्ट्रेट को गलीपोली स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज, कल 25 अप्रैल थी और 25 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम मलेरिया के बारे में बेसिक फैक्ट को देखें तो मलेरिया, अगर फीमेल एनिफ्लीज जो मॉस्किटो होता है, अगर वो हमें बाइट कर ले, काट ले, और वो जो फीमेल एनिफ्लीज मॉस्किटो किसके द्वारा इन्फेक्टेड हो, वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा अगर इन्फेक्टेड हो, और वो अगर किसी इंसान को, किसी पर्सन को काट ले, तो क्या हो जाता है? मलेरिया। देखो, जो मलेरिया है इसकी अगर हम बात करें तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन मैनेजमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ये दोनों मिलकर के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती है मलेरिया के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने हर साल मई 2007 से इसको डिसाइड किया कि वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा 25 अप्रैल को। इसका मेन काम ये है, देखो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो आधी से ज्यादा जनता मलेरिया से अफेक्टेड रहती है, और हमेशा लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि जो मच्छर है, जो मॉस्किटोज है, उनके काटने से भी बीमारी होती है। स्पेशली जो पुअर कंट्रीज है वहां पर इस रोग का फैलाव बहुत ज्यादा है, तो उसको कंटेन करने के लिए लोगों में अवेयरनेस करना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस इसके कंटेनमेंट के लिए भी काम करते हैं। तो ये हमने टर्की का मैप देखा, और उसके बाद में वर्ल्ड मलेरिया डे जो है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनके बारे में। देखो, सबसे पहले तो एक बार बार आप न्यूज देखने को, सुनने को आपको मिल रहा है ऑक्सीजन की कमी आप सुन रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि ऑक्सीजन, इसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रोवाइड करवाया जाता है और किसके अंडर आता है, कौन इसको रेगुलेट करता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हर स्टेट इस समय जूझ रहा है। कारण क्या है? कोविड-19 की वजह से लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफी गिरता जा रहा है, और इसी की वजह से हर स्टेट इसकी डिमांड कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके ऑक्सीजन का। अब अगर हम ऑक्सीजन के बारे में देखें तो देखो, जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो एक हाई प्योरिटी ऑक्सीजन होती है, जिसकी एक ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसका उपयोग, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, इसका यूज किया जाता है किसके लिए? जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें हाई प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 99.5% उसकी प्योरिटी होती है। उस ऑक्सीजन में किसी अदर टाइप, मतलब कोई भी अदर टाइप्स ऑफ गैसेज उसमें प्रेजेंट नहीं होती है।
ये जो सिलेंडर है इनका इसके लिए स्पेशली यूज किया जाता है, किसके लिए कि अगर ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में कम हो रही है तो उसका यूज किया जा सके ताकि ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज किया जा सके। अब ये ऑक्सीजन के बारे में हमने देखा, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अगर इरेगुलेटरी तरीके से इसको यूज किया जाए बॉडी में ऑक्सीजन को, मतलब जो बाहर से बनाएगी प्रोडक्शन बनाई गई है, नेचुरल नहीं है ऑक्सीजन और उसका यूज किया जा रहा है बॉडी में, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब हमारे इंडिया में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी क्यों है, क्या कारण है कि ऑक्सीजन की कमी है? देखो, पहला कारण ये है कि हमारे इंडिया में सिलेंडर और क्रायोजेनिक जो टैंकर्स होते हैं जिनमें इनको स्टोर किया जाता है ऑक्सीजन को, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी है कि यहाँ पर इंडिया में एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप करने के लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए जब हमारे यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है तो हम फटाफट ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑक्सीजन का बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी यूज होता है और बहुत ही ज्यादा वेस्टेज होता है, इसके कारण भी इंडिया में कमी है। और दूसरी अगर हम बात करें तो हम प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर काफी रिलायंस करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी कम है। अब इसकी रेगुलेटरी कैसे की जाती है इंडिया में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 एक एक्ट है, और ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 इसके तहत जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, ऐसी एसेंशियल मेडिसिन उनकी नेशनल लिस्ट बनी हुई है, उसी नेशनल लिस्ट में ये ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसको मॉनिटर करती है, मतलब ये जो लिस्ट अभी हमने देखी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इस मेडिसिन में, इस लिस्ट में जो जो मेडिसिन होती है उनको कंट्रोल और मॉनिटर करने का काम करती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अब ये जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को अगर हम देखें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर आती है, और 1997 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑक्सीजन की कमी हमारे इंडिया में भारी कमी इस समय आ रही है, उसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को हमने देखा। अब हम देख लेते हैं द हिंदू की न्यूज को। पीएम केयर टू फंड 551 ऑक्सीजन प्लांट इन हॉस्पिटल। फिर ऑक्सीजन की देखो यहाँ पर कमी को देखी जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पीएम केयर फंड के तहत जो पैसा आया है उसके तहत 551, मतलब 551 प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि पूरी कंट्री में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के थ्रू इसका यूज किया जा सके। ये स्टेटमेंट दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा। अब हम पीएम केयर फंड के बारे में देखेंगे। देखो, जो पीएम केयर फंड है मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये होता है पीएम केयर फंड। इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि जब कोई इमरजेंसी हमारे यहाँ पर आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, जैसे इस समय कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन बनी हुई है, तो इस पैसे का यूज किया जाएगा। अब पीएम केयर फंड में पीएम केयर फंड के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा इसमें और भी मेंबर होते हैं जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो फंड होता है ना पीएम केयर फंड, वो माइक्रो डोनेशन के ऊपर आधारित है, मतलब कोई भी लोग इसमें अपने हैसियत के अकॉर्डिंग अपनी जितना उनके पास में मनी है, जितनी इकोनॉमिक सपोर्ट वो देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पीएम केयर फंड काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये बोला कि जो भी कंपनी अपने पैसा इसमें देती है उस पैसे को माना जाएगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, मतलब सीएसआर के तहत। अब ये सीएसआर क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 की अगर बात की जाए तो कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, ऐसी कंपनी जो इस सारे ये जो टारगेट हमने अभी डिस्कस किए इन सारों को मेंटेन कर सके 3 साल तक, तो उस कंपनी को अपने जितनी भी कमाई है, जितना भी उनका प्रॉफिट है, उसका 2% खर्च करना होगा सोसाइटी के लिए। क्यों?
क्योंकि उस कंपनी की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर या फिर सोशल वेलफेयर के ऊपर जो इम्पैक्ट गिरा है उसको कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था कि कंपनी को CSR के तहत 2% खर्च करना होगा। तो अगर कोई भी कंपनी पीएम केयर्स फंड में रुपए देती है तो उसका वो पैसा गिना जाएगा CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अब पीएम केयर्स फंड पहली बार नहीं है कि अभी इसको एस्टेब्लिश किया गया है। 1948 में पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के नाम से भी एस्टेब्लिश किया गया था और वो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसको PMNRF का नाम से जाना जाता है। 1948 में उस समय इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उन डिस्प्लेस्ड लोगों को एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उस प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का यूज नेचुरल कैलेमिटी जैसे फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक उनसे निपटने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है उसका यूज मेडिकल ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, एसिड अटैक ऐसे इंसिडेंट अगर हो जाते हैं तो उसमें भी उसका पैसे को यूज किया जा सकता है। जो 1948 में फंड एस्टेब्लिश हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोनेशन के ऊपर आधारित है। उसके लिए कोई भी बजटरी मतलब बजट में कुछ भी उसके लिए पैसा नहीं दिया गया था। तो ये पीएम केयर्स फंड के बारे में देखा और पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था उसके बारे में भी हमने बेसिक फैक्ट को देखा। नेक्स्ट न्यूज, 18 to 44 एज ग्रुप में गेट जैब्स ओनली थ्रू प्राइवेट फैसिलिटी। देखो, गवर्नमेंट ने एक बात बोली है, स्टेटमेंट जारी किया है कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसमें एक बात बोली गई है कि सिर्फ प्राइवेट फैसिलिटीज के थ्रू ही इन लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट सेंटर के ऊपर उनको वैक्सीनेशन दी जानी है तो ये हर स्टेट की खुद की डिसीजन होगा, खुद की उनकी चाहत होगी, खुद की उनकी शर्तों के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन कोविन ऐप के ऊपर उन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, मतलब कोविन ऐप के ऊपर लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, ध्यान दे, नो वॉलेंटियर लिस्ट अंडर साइबर स्कीम। देखो 2018 में जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने साइबर स्कीम के तहत कि कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, वॉलेंटियर्स के रूप में शामिल किया जाएगा ताकि हम साइबर क्राइम से निपट सके, साइबर क्राइम को काउंटर कर सके। कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी न्यूज जो हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी को या फिर उसकी इंटीग्रिटी को वायलेट कर रही है, उसके अलावा जो हमारी सिक्योरिटी है उसको वायलेट करती है, उस सब के तहत इसके अलावा पोर्नोग्राफी को काउंटर करने के लिए साइबर वॉलेंटियर को बढ़ावा दिया गया था। और अब इसमें एक पिटीशन फाइल हुई है, आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करने की कोशिश की है कि जो वॉलेंटियर जिनको शामिल किया गया है उनके नाम क्या क्या है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाए। तो जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने आंसर देते हुए बोला कि जो पुलिस है, पुलिस और पुलिस ऑर्डर ये किसके अंदर आता है, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में ये डिसाइड किया गया है कि हर सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में बांटा गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब ऐसा कोई विषय, ऐसी कोई सब्जेक्ट जो इसमें जो किसी भी लिस्ट में शामिल ना हो और अचानक से कोई सब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो किसके अंडर आता है, वो आता है सेंटर पावर के अंदर। मतलब सेंटर के पास पावर होती है कि कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया विषय जिसके ऊपर रूल बनाना है तो उसमें शुरुआत में सेंटर ही उसके ऊपर रूल बनाएगा, बाद में समय के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि वो कौन सी लिस्ट के अंडर उसको डाला जाएगा। तो 7th शेड्यूल में डिसाइड किया गया है डिवीजन ऑफ पावर, 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बताया गया है और 3 लिस्ट में उन पावर्स को डिवाइड किया गया है। तो पुलिस और पुलिस ऑर्डर आता है स्टेट सब्जेक्ट में। अब स्टेट सब्जेक्ट में आता है तो इसमें ये बोला गया है कि जब स्टेट सब्जेक्ट में आता है तो इन वॉलेंटियर्स की जो लिस्ट है वो भी हर स्टेट अलग अलग प्रोवाइड करवाएगा। मतलब जिस स्टेट के अंडर जितने वॉलेंटियर्स काम करेंगे साइबर क्राइम को काउंटर करने के लिए, वो स्टेट उतने ही वॉलेंटियर्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, देखो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक डिजिटल राइट्स ग्रुप है, उसने ये बोला कि ये जो प्रोग्राम है
वो कल्चर ऑफ सर्विलेंस और इसके अलावा पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रस्ट इसको क्या करेगा, क्रिएट करेगा। मतलब जो दूसरे जो सिटीजन्स है उनकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है उनको रिपोर्ट करने का काम करेगा। इससे लोगों में क्या क्रिएट होगा, सोशल डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा। अगर हम इसकी इस ये जो यानी जो साइबर स्कीम है उसके तहत अगर हम बात करें तो देखो, इसमें डिसाइड किया गया था कि 500 वॉलेंटियर्स को शामिल किया जाएगा और 50 ऐसे व्यक्ति होंगे जो साइबर एक्सपर्ट्स के रूप में काम करेंगे और 200 व्यक्ति ऐसे होंगे जो साइबर अवेयरनेस प्रमोटर्स के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत इनको शामिल किया जाना था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इसको शामिल किया गया था। ये प्रोजेक्ट 2018 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2020 में इसी प्रोजेक्ट के लिए जो साइबर क्राइम प्रोजेक्ट है उसी के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को इस स्कीम को भी लॉन्च किया गया, ताकि एक तरीके से सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल करके साइबर क्राइम को काउंटर कर सके। लेकिन इनकी जो लिस्ट है उसके लिए जब पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। अब कुछ कंसर्न है इस स्कीम को लेकर के, साइबर स्कीम को लेकर के। पहला जो कंसर्न है कि चांसेस ऑफ मिसयूज, इस स्कीम का मिसयूज भी किया जा सकता है। जब आप लोगों को बोल रहे हो कि साइबर क्राइम को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करो, तो आप ध्यान रखो कि क्या चल रहा है, कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा है जिससे हमारी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को कुछ कंसर्न है, तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि 1950 के समय में जो ईस्ट जर्मनी जो काम करता था कि अपने पड़ोसी के ऊपर नजर रखो कि कहीं वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए तो काम नहीं कर रहा है, ये ही काम किया जा रहा है इस समय इंडिया में। मतलब ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, इस स्कीम का उस चीज से कंपैरिजन किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि इस स्कीम के तहत जो भी वॉलेंटियर है उनके डाटा क्लियर नहीं है, उनका नाम क्लियर नहीं है। मतलब सीधी सी बात ये है, डायरेक्ट वे में हम बोले तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है इस एक्ट में। नेक्स्ट न्यूज, फॉरेन पेज से न्यूज है। What happened to Armenia in 1915? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एस्टेब्लिश हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ओटोमन ट्रूप है उन्होंने अर्मेनिया के जो लोग हैं उनके खिलाफ में उनको मार दिया था। मतलब ऐसा बोला जाता है कि 2 मिलियन उन लोगों की संख्या थी, लेकिन जब ये जीनोसाइड हुआ उसके बाद में उन अर्मेनियन पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 3,87,000 लोग ही बच गए थे। मतलब 1917-18 के लगभग ये स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ। उस समय अर्मेनिया में, ओटोमन एम्पायर में अर्मेनिया की पॉपुलेशन 2 मिलियन, और एक स्टडी बाद में हुई 1922 में जब देखा गया वॉर के बाद में तो इनकी संख्या इतनी ही बची हुई थी। मतलब 1.5 मिलियन अर्मेनियंस को मार दिया गया इस वॉर के दौरान। अब इसको लेकर के न्यूज इसलिए है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने ये जो 1915 में और 1916 में जो ओटोमन तुर्क के द्वारा अर्मेनिया के लोगों को किलिंग की, उनको मारा गया, तो उसको बोल दिया गया है जीनोसाइड। ठीक है, अब जो टर्की है वो अमेरिका नाटो अलाई है, तो हो सकता है कि उनके जो रिलेशन है वो खराब हो सके, क्योंकि टर्की की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, वो जीनोसाइड नहीं था। अब जीनोसाइड होता क्या है? यूएन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड ऑफ दिसंबर 1948, इसका जो आर्टिकल 2 है उसमें जीनोसाइड की जो डेफिनेशन है उसको डिसाइड किया गया है कि जीनोसाइड इज डिस्क्राइब्ड एज कैरिंग आउट एक्ट्स इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट ए नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। मतलब एक कोई नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप को अगर किसी कंट्री में या कंट्री के एक पार्ट में उन लोगों को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाए तो वो होता है जेनोसाइड। राफेल लेम्किन जो पोलिश लॉयर था, उन्होंने 1943 में इस जीनोसाइड टर्म को सबसे पहले कोइन किया था, और उन्होंने ये बोला कि अर्मेनिया के खिलाफ में जो एट्रोसिटीज हुई थी, मतलब जैसे जो नाजी किलिंग्स ऑफ जूज, नाजी ने जूज को मार दिया था, उसी तरीके से टर्कीज के जो लोग हैं उन्होंने भी अर्मेनिया के लोगों को मार दिया था। टर्की कंट्री के बारे में स्टार्टिंग में हमने मैप के थ्रू डिस्कस किया। टर्की कंट्री में जो तुर्क है वो तो मेजोरिटी में है, और जो कुर्द है वो माइनॉरिटी में है। तो ये डिस्कस हुआ
1914 के समय की 1915-16 की बात है और उस समय उन लोगों को मार दिया गया था। तो उसी को लेकर के ये न्यूज है। अब इसमें नाटो का बात की गया है। नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है और 1949 में 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, उसके थ्रू ही ये नाटो एस्टेब्लिश हुआ था। और इस नाटो का एस्टेब्लिश करने का मेन काम ये था, मेन टारगेट ये था कि यूएस, कनाडा और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि सारे देश मिलकर के, यूएस, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सारे देश मिलकर के सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर मतलब प्रेजेंट टाइम का रशिया, यूएसएसआर 1991 में टूट गया और उसके बाद में रशिया और उसके आसपास बहुत छोटे छोटे देश बन गए। तो उससे पहले वो सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था और काफी पावरफुल कंट्री था। तो सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए एक तरीके से ये सारे देशों ने मिलकर के नाटो अलाई बनाया था। अब ये जो टर्की है इसको लेकर के वैसे भी काफी प्रॉब्लम हुई है कि नाटो का अलाई होने के बाद में भी ये जो टर्की है वो रशिया के साथ में अपने डिफेंस जो रिलेशन है उनको मेंटेन करता है और टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम वहां से खरीद लिया। इसी को लेकर के यूएस ने उसके ऊपर कार्सा एक्ट के तहत सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो ये जो जीनोसाइड क्रिएट किया है, जीनोसाइड वर्ड दिया है कि ये जो हत्या हुई थी, जो लोगों को मारा गया था वो जीनोसाइड है। लेकिन टर्की ये बात बोलता है कि वो जीनोसाइड नहीं था, सिर्फ वॉर के दौरान जो लोग मारे गए वो ही लोग थे, स्पेशली किसी स्पेशल कोई ऐसा इंटेंशन रख करके उन लोगों को नहीं मारा गया था। तो ये हमने टर्की में जो जीनोसाइड हुआ जिसको यूएस प्रेसिडेंट ने जीनोसाइड बोल दिया, उससे पहले भी जब मिस्टर ट्रम्प यहाँ राष्ट्रपति थे तब भी इसके लिए एक तरीके से जो यूएस है वहां पर इसके लिए डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन मिस्टर ट्रम्प ने इसको जीनोसाइड डिक्लेयर करने से खुद को रोक लिया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। इंडोनेशिया सबमरीन फाउंड ब्रोकन इनटू 3। देखो, इंडोनेशिया की एक सबमरीन काफी दिनों से गायब थी, अब वो टूटी हुई 3 हिस्सों में टूटी हुई जो बाली सी है उसके डीप में मिली है, उसके जो पार्ट्स हैं उसको मिले हैं। तो ये क्लियर हो गया है कि वो जो सबमरीन है वो कहीं गायब ना हो करके वो एक तरीके से बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया है और उस सबमरीन में 53 क्रू मेंबर्स थे, उनकी भी डेथ हो गई है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।